हाँ भाई, गुड इवनिंग ऑल। आवाज आ रही है मेरी यहाँ पे आप लोगों को? इवनिंग। चलो भाई, पढ़ना चालू करें। आवाज आ रही है सबको मेरी लाउड एंड क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है, तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस। और इसमें हमको आगे बढ़ना है इंटरनल ऑडिट सर्विसेज के बारे में। नाउ इंटरनल ऑडिट सर्विसेज होती क्या है? पहले तो मैंने बताया क्या आप लोगों को इंटरनल ऑडिट के बारे में पहले कभी? ये तो हाँ या ना, बताया नहीं बताया? यस सर। पता है सबको भाई? अगर तुम बोलोगे नहीं पता है तो देखो उस बारे में बात करेंगे, तुम बोलोगे सब पता है तो नहीं करेंगे। ऐसा है ना? पूछूं मैं किसी से फिर, नैविश क्या होती है इंटरनल ऑडिट? किसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट? नैविश, युदेव? नैविश, गायब हैं ये बच्चे। गर्विता, क्या होता है इंटरनल ऑडिट? सर मैनेजमेंट जब अपने कंपनी में खुद से ऑडिट करवाता है ताकि उसकी कमियां सामने आ सके, उसे इंटरनल ऑडिट कहते हैं। जूही सही बोल रही है, गर्विता यही होता है क्या? यस सर। तो इंटरनल ऑडिट क्या होती है? बेसिकली वो ऑडिट जो आप मैनेजमेंट अपने स्तर पे कराता है,
बिफोर एक्सटर्नल ऑडिट जब आप खुद के एम्प्लॉयज से ऑडिट करा लो ना। देखो, एक्सटर्नल ऑडिट बेसिकली कंपलसरी ऑडिट वाली ऑडिट है ना। जो ऑडिट कंपलसरी है, जो बाय लॉ रिक्वायर्ड है, वो आपकी एक्सटर्नल ऑडिट है। वो ऐसे पर्सन से कराने की जरूरत है जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आई भी आप लोगों को? क्लियर है ये चीज यहाँ पे? यस सर। एक्सटर्नल ऑडिट जो होती है वो बेसिकली मैंडेटरी ऑडिट होती है, तभी एक्सटर्नल ऑडिट आप कराते हो। अब नाउ द पॉइंट इज कि क्या ऐसा किया जा सकता है क्या कि मैं इंटरनल ऑडिट भी किसी थर्ड पर्सन से करा लूं अपने एम्प्लॉय की जगह? ये कर सकते हैं हम लोग? यस और नो? नो सर। हाँ या ना? कोई परेशानी है? कोई रोक, कोई अनलेस एंड अनटिल कोई रोक नहीं है जब तक तो कुछ भी करो। पर क्या ऐसा किया जा सकता है? डू यू थिंक ऐसा करना चाहिए भाई कि भाई हम इंटरनल ऑडिट भी अपने एम्प्लॉयज की जगह किसी एक्सटर्नल पर्सन से करा लें, किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से करा लें? ये कर सकते हैं? हाँ या ना? यस सर। ये कर सकते हैं। देखो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है। आप अगर इंटरनल ऑडिट भी अगर किसी एक्सटर्नल पर्सन से करवा रहे हो तो उसके रिजल्ट जो है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, और उसका बेनिफिट आपको आपकी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है या जो आपकी एक्सटर्नल ऑडिट आपने जो करानी है, जो मैंडेटरी रूप से रिक्वायर्ड है, उसमें बड़ा फायदा आपको मिलेगा, कम गलतियां मिलेंगी आपको ना। ये चीज है। तो इवन आप इंटरनल ऑडिट भी ना घर के पर्सन की जगह बाहर के पर्सन से करवा सकते हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है? समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इन एडिशन टू द सेल्फ रिव्यू थ्रेड, हम इससे पहले जो पढ़ना चालू किया था वो सेल्फ रिव्यू थ्रेड पढ़ना चालू किया था, और उसमें हमने ये बात सीखी थी कि जो काम हम खुद करेंगे उसका रिव्यू, दैट इज हम उसकी ऑडिट नहीं करेंगे। ये आ गई थी बात समझ में? सेल्फ रिव्यू थ्रेड का मतलब क्या है? कि जिस काम को मैंने खुद किया उसकी ऑडिट कैसे करूंगा? ये थ्रेड है, मैं वहां पे इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। यस और नो? इससे पहले वाले टॉपिक पे हमने ये बात करी थी। जल्दी बताओ, हाँ या ना? यस सर। यस सर। So in addition to the self-review thread, the audit firm must be satisfied that the management take full responsibility for the internal audit activities and internal control to avoid assuming management responsibility. तो कहीं आप जो है ऑडिट का काम करने से पहले आप अपने आप को पूरी तरीके से संतुष्ट कर लें, या ऑडिट फर्म को अपने आप को पूरी तरीके से संतुष्ट कर लेना चाहिए कि भाई इंटरनल ऑडिट की जिम्मेदारी जो है वो मैनेजमेंट खुद निभाए, और इंटरनल कंट्रोल की। ऐसा नहीं हो कि भाई जहां पर कभी कभी मैंने इंटरनल ऑडिट करी कंपनी की और मैं ही उसकी एक्सटर्नल ऑडिट भी कर रहा हूँ, मैं ही उसकी कंपलसरी ऑडिट भी कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। द फर्म शुड कंसीडर the materiality of the related financial statement among the risk of misstatement of the assertion related to the financial statement, the degree of the reliance that the auditing will place on the internal audit service. ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बस इतना सा है कि हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, ध्यान से भी बात सुन लेना आप मेरी, हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो ऑडिटर क्या नहीं कर सकता? कैन नॉट परफॉर्म इंटरनल ऑडिट। आप क्या नहीं कर सकते? उसी कंपनी की अपने क्लाइंट की जो है वो इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते। अगर मैं इस क्लाइंट की एक्सटर्नल ऑडिट करता हूं तो मैं इसकी एक्सटर्नल मैं जो है इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। यस तो अगर मैं किसी कंपनी की एक्सटर्नल ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं उसी फिर इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता। इंटरनल ऑडिट करने वाला पर्सन दूसरा होना चाहिए। मैनेजमेंट किसी से कराए, खुद करे, जो भी करना है करे, मैं नहीं हूँ। ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। अब देखो, लिस्टेड क्लाइंट और नॉन लिस्टेड क्लाइंट में फिर थोड़ा सा फर्क है ना। नॉन लिस्टेड क्लाइंट के लिए तो बोला प्रोफेशनल्स हु आर नॉट द ऑडिट टीम मेंबर मस्ट बी यूज्ड टू परफॉर्म द इंटरनल ऑडिट सर्विस। तो नॉन लिस्टेड क्लाइंट के लिए फिर हमको अलाउ किया। इन्होंने बोला कि मान लो कि भाई ए बी एंड सी की आपकी ऑडिट फर्म है, ये हमारी ऑडिट फर्म है बेटा। क्या है ये हमारी? ये ऑडिट हमारी फर्म है।
ठीक है, और हमारा XYZ जो है वो क्लाइंट है, नॉन लिस्टेड है भाई। कैसा है ये हमारा नॉन लिस्टेड क्लाइंट है, ये NL लिख देते हैं अब। तो ये हमारा नॉन लिस्टेड क्लाइंट है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर नॉन लिस्टेड क्लाइंट है तो से फॉर एग्जांपल मैंने सी से इंटरनल ऑडिट करा रखी है। क्या करा रखी है? सी से मैंने इंटरनल ऑडिट करा ली, ठीक है। अब लेकिन फिर भी सी से ऑडिट कराने के बाद हमारे पास ए और बी अभी दो ऐसे पार्टनर बच गए हैं जिन जो कि इसकी इंटरनल ऑडिट में इन्वॉल्व नहीं थे। तो क्योंकि मैं एक नॉन लिस्टेड क्लाइंट हूं, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ए और बी से इवन अपनी एक्सटर्नल ऑडिट करा सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो लोग एक्सटर्नल ऑडिट में इन्वॉल्व होंगे वो लोग फिर इंटरनल ऑडिट के पार्ट नहीं होने चाहिए। आगे भी बात समझ में क्लियर है बेटा यहाँ पर? यस और नो? यस सर। Yes, sir. सबको आगे बात समझ में? महविश, निधि, शिवांशी, यस वैदिक। सर। तो नॉन लिस्टेड क्लाइंट के लिए हमारे कुछ सिद्धांत अलग रहेंगे, लिस्टेड क्लाइंट के लिए हमारे कुछ सिद्धांत अलग रहेंगे। नाउ नेक्स्ट ये क्या बोलते हैं, लिस्टेड क्लाइंट के लिए। अ फर्म कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनल ऑडिट सर्विस फॉर अ लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट वेयर द सर्विस रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल over financial reporting, financial accounting system or in relation to amount of disclosure they are material to the financial statement। ठीक है, अब हमारा क्लियर इन उन लोगों ने मना कर दिया कि भाई लिस्टेड फर्म के लिए आप इंटरनल ऑडिट सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर सकते। आप अगर एक्सटर्नल ऑडिट हो तो एक्सटर्नल ऑडिट करो, इंटरनल ऑडिट आप उनकी नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई यहाँ पे? यस और नो? यस सर। अब इन्होंने यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अमारलिस कंपनी अ नॉन लिस्टेड एंटिटी। पहली चीज देखो, क्योंकि ये चीज जानना जरूरी है क्योंकि हमारे रूल जो है ना वो हर किसी के लिए चेंज होते हैं। तो अभी हम नॉन लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं। has decided to outsource the preparation of its financial statement and asked its auditor to perform this additional service। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम भी ऑडिटर को दे दिया इन्होंने, और ऑडिट तो वो करेगा ही सही। ये बताओ, सिचुएशन है यहाँ पर, है ना? ये आगे बात समझ में। पहली बात तो क्या नॉन लिस्टेड एंटिटी कर सकती है क्या ये काम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम कर सकते हो? क्या बता रहे हो? कौन दे सकता है इसका जवाब मुझे? जल्दी बताओ। नहीं कर सकती। नहीं कर सकते? अब आगे पढ़ लें इसको, इसमें उन्होंने बोला क्या है और क्या कंडीशन दी है। बिफोर नहीं कर सकते ना वैसे तो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम आप कैसे कर सकते हो? इन जनरल तो हमको ये पता है। बिफोर एक्सेप्टिंग दिस एंगेजमेंट, तो अगर क्योंकि मैंने अमारलिस कंपनी की जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनाए हैं, मुझे ये ऑडिट नहीं करनी चाहिए ना। तो इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले द फर्म मस्ट कंसीडर द स्कोप ऑफ द वर्क। द फर्म कैन नॉट एक्सेप्ट द वर्क विद सेफगार्ड्स if the trial balance is created and approved by client with management। ठीक है, accounting policies are determined by the client and areas of judgment are considered by the client। The preparation of the financial in such a situation will be a routine and a mechanical। तो देखो ऊपर आप जाकर के देखोगे तो आपको दिखेगा कि अगर काम रूटीन नेचर का है और मैकेनिकल नेचर का है तो फिर किया जा सकता है। अगर काम रूटीन और मैकेनिकल नेचर का नहीं है, आपको वहां पे माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, आपको जो है वो जजमेंट्स लेने पड़ेंगे, तो फिर वो काम आप नहीं कर सकते। तो देखो हमें ना ये, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो काम मेरे को अदर देन ऑडिट ना दिया जा रहा है वो काम रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर का है या नहीं। अगर रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर का काम हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर का काम नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं द फर्म कैन एक्सेप्ट द वर्क विद सेफगार्ड्स। तो ये कह रहे हैं कि फर्म जो है वो काम कर तो सकती है लेकिन सेफगार्ड्स के साइन करे। अगर ट्रायल बैलेंस कंपनी खुद बना चुकी है, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी ने खुद ने डिटरमाइन करी है, ठीक है, और जो भी पॉलिसीज है वो कंपनी की खुद ही डिटरमाइन। तो देखो सब चीजें खुद कंपनी अगर कर रही है तो फिर इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम अपना बेटा कैसा हो गया, वो रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर का हो गया। क्योंकि अभी मैं आपको आप खुद सोचो ना, जैसे आप 11th में अकाउंटिंग करते थे
तो आपके पास एक क्वेश्चन आया, तो सब चीजें पहले से करी हुई होती है ना, हमें तो बस उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भर के और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, यही करना होता है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सेल्स मैंने डिटरमाइन करी नहीं, परचेज मैंने डिटरमाइन करी, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द कंपनी इटसेल्फ, सब चीजें कंपनी ने करके दी, मुझे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है, तो वो काम अब रूटीन एंड मैकेनिकल नेचर का हो गया। लेकिन अगर शुरू से ही ऐसा होता कि भाई कंपनी की मेजर पॉलिसीज भी मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और डेली की अकाउंटिंग भी मैंने की, ईच एंड एवरी फॉर्म फर्स्ट टू लेकिन लास्ट पॉइंट अगर मैंने काम किया, तो फिर उस केस में जो है मैं ये ऑडिट नहीं कर सकता। द प्रिपरेशन ऑफ द, ये बोल रहे फर्म एक्सेप्ट कर सकती है बट सेफगार्ड्स के साथ कर सकती है। The preparation of the fine such a situation will be routine and mechanical. The audit firm would not be able to select accounting policies, determine depreciation rate or other estimates such as allowance or expected credit loss. If accepted, the accounts preparation service must be performed by non-audit staff. ठीक है, और फिर भी अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो तो ये आपको कोशिश करनी है कि भाई हमारा कोई नॉन ऑडिट का स्टाफ जो ऑडिट करेगा वो नहीं, बल्कि कोई किसी और दूसरे व्यक्ति को हम ये काम करने के लिए। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. और लास्ट में इन्होंने क्या बोला है कि मान लो कि अगर अमाल्डेस कंपनी सब्सिक्वेंट बाद में अगर वो कंपनी लिस्टेड हो गई, तो फिर ऐसे केस में क्या ये ऑडिटर ऑडिट कर पाएगा क्या, क्योंकि इसने इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाया है? No, sir. No, तो sir. देखो लिस्टेड No, कंपनी sir. के हमारे पास कम ही एक्सेप्शंस हैं, तो लिस्टेड कंपनी के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, ये क्लियर है। आया बेटा समझ में आ तक, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स सर्विसेज। क्या हम कंपनी को टैक्स सर्विसेज दे सकते हैं? टू एन ऑडिट क्लाइंट माइट क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू एंड एडवोकेसी थ्रेट। सेल्फ रिव्यू का भी थ्रेट है, एडवोकेसी का भी थ्रेट है, क्योंकि जब हम टैक्स सर्विसेज देते हैं तो कई बार जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं उनके सामने भी आपको जाना पड़ सकता है अपने क्लाइंट का बचाव करने के लिए ना, ये मैं बोला। तो टैक्स सर्विसेज में आता है जैसे टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना। अभी आपने टैक्स के बारे में क्या पढ़ा है, कौन कौन से टैक्सेस के बारे में जानते हो? इंडिया की बात ही कर रहे हैं, जानते हो किसी टैक्स के बारे में? एज अ जनरल हम कौन से टैक्सेस के बारे में जानते हैं, आम आदमी की तरफ पूछूंगा, आम आदमी की तरह कौन कौन से टैक्सेस के बारे में जानते हो? So income tax, GST. इनकम टैक्स, और कौन सा टैक्स लगता है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी हाँ काइंड ऑफ टैक्स ही है। और एक्साइज नहीं पता? एक्साइज भी, एक्साइज के बारे में नहीं सुना कभी? सर सुना है। एक्साइज लगती है, कस्टम होता है। और इसके अलावा सर वैट है कुछ प्रोडक्ट्स पे। नहीं, वैट तो है, वैट तो हमारा जीएसटी हो चुका है। एक हमारा सर्विस टैक्स भी होता था पहले, सर्विस टैक्स था, वैट था, दोनों को कंबाइंड करके जीएसटी बना दिया, ठीक है। और सेल टैक्स भी होता है, पहले सेल्स टैक्स भी हुआ करता था, और वो भी लगना बंद हो गया, अब सब हमने कॉमन करके एक जीएसटी कर दिया, है ना। ये स्टैम्प ड्यूटी सुना है कभी? स्टैम्प ड्यूटी नहीं सुना कभी? नो सर। स्टैम्प पेपर नहीं देखा तुमने कभी? क्या बात कर रहे हो यार? हाँ सर वो देखा है। देखा है, स्टैम्प पेपर देखा है? किस किस ने नहीं देखा, अच्छा ये बताओ, स्टैम्प पेपर किसने, सबने देखा है? Yes, sir. जूही, निधि, शिवांशी, वैदिक, सबने देखा है स्टैम्प पेपर, देखा है सबने? यस सर। Yes, sir. वो भी एक तरीके का टैक्स ही है। देखो टैक्स का क्लासिफिकेशन इस बेस पे कि वो किस चीज के ऊपर लगाया जा रहा है। इनकम टैक्स और जीएसटी, कस्टम, एक्साइज और ये सब चीजें, इनकम टैक्स एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो
जिसके ऊपर बर्डन है उसको सरकार को देने का, ठीक है, और रिकवरी भी सरकार उसी से ही करे, तो ये इनकम टैक्स हो गई भाई। इसका बर्डन भी मेरी है, मेरी जेब से ही जाएगा टैक्स, तो ये बताओ इनकम टैक्स अगर लगेगा तो। Yes, sir. Yes, sir. और सरकार को जमा कराने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है, इनकम टैक्स के रिटर्न भी मैं ही फाइल करूंगा, उस पर फिर टैक्स जितना बनेगा वो भी मुझे जमा कराना है। ये होता है डायरेक्ट टैक्सेशन। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दैट इज जीएसटी आपका हो गया, कस्टम एक्साइज है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेशन के एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि इसका बर्डन तो मेरे ऊपर आ रहा है ना, जैसे मैं मार्केट गया, मैंने एक चिप्स का पैकेट खरीदा तो उस पर जीएसटी पे किया होगा मैंने, ये सोनू। तो Yes, sir. बर्डन तो किसके ऊपर आया, भार तो मुझे आम आदमी के ऊपर आ रहा है, लेकिन इस पैसे को सरकार को देने की जिम्मेदारी मेरी ऊपर नहीं। तो ये बर्डन ऑफ टैक्स और रिकवरी ऑफ टैक्स अलग हो गया। रिकवरी दुकानदार से करेगी, गवर्नमेंट को टैक्स कौन चुकाएगा, वो जीएसटी भरता कौन है, आप थोड़ा ना भरते हो जीएसटी गवर्नमेंट को, वो कौन भरता है, बिजनेसेस भरते हैं जल्दी जनरली। आई बात समझ में, जल्दी बताओ, आया समझ में आया। एक ही बच्चों, हाँ यस सर, बाकी भी तो बोलो, बाकियों को आया नहीं आया, सबको आई बात। Yes, sir. स्टैम्प ड्यूटी भी डायरेक्ट टैक्स का ही एक एग्जांपल है। स्टैम्प ड्यूटी बेसिकली अलग अलग चीजों के ऊपर होती है, जनरली ये एग्रीमेंट्स के ऊपर होती है, ठीक है। जैसे आप अपने घर का रेंट एग्रीमेंट बनाते हो तो वो स्टैम्प पेपर पे बनाना जरूरी होता है, देखा है। अगर आपके घर पे किसी को रेंट पे दे रखा है या आप रेंट पे रह रहे हो, तो आपसे आपके मकान मालिक ने या आपने अपने टेनेंट से, किराएदार से के साथ एक रेंट एग्रीमेंट बनाया होगा, तो वो स्टैम्प पेपर पे बनता है। आई बात समझ में। तो वो जो है वो उस रेंट एग्रीमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टैक्स है जो गवर्नमेंट हमारी राज्य सरकार लगाती है भी। अब जैसे राजस्थान में, मुझे नहीं पता आप सब लोग कहाँ के हो, राजस्थान के हो सब, कौन कहाँ के, गर्वित आप कहाँ के हो, राजस्थान। राजस्थान के। जूही, यस सर। राजस्थान से। निधि, निधि तो गायब है, आवाज है निधि, अच्छा निधि का तो मैसेज आता है उधर, चलो कोई नहीं। शिवांशी, सर यूपी। शिवांशी यूपी से है। वैदिक, MP. आप एमपी से। निधि तो कोटा से ही है, अरे वाह, बढ़िया। तो हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जैसे राजस्थान में कोई भी एग्रीमेंट करा करते हो आप, चाहे रेंट एग्रीमेंट करो, तो मिनिमम 500 रुपीज की स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होती है, तभी उस एग्रीमेंट की वैलिडिटी है, अदरवाइज उस एग्रीमेंट की वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। यूपी का जैसे अपना कुछ होगा, एमपी का अपना कुछ होगा, हर स्टेट का अपना अपना होता है। तो ये भी इवन इवन स्टैम्प ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन एग्रीमेंट्स, ठीक है। आप कोई मकान खरीदते हो तो हम सेल डीड बनाते हैं, सेल एग्रीमेंट बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी हमको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है, बहुत सारी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। ये भी एक, अब सरकार देखो इसी तरीके, गवर्नमेंट कमा कैसे रही, गवर्नमेंट ऐसे ही कमाती है, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम ऐसे ही है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, एक्साइज है, कस्टम है, यहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और इस पैसे से वही वेलफेयर एक्टिविटीज में खर्च करता है। आया समझ में। यस सर। मैं भी कोटा से ही हूँ, पर अभी मैं कोटा नहीं रहता, मैं जोधपुर रहता हूँ। तो जोधपुर में ऐसे रहता हूँ क्योंकि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, प्रिंसिपल बेंच, वो जोधपुर है, पता है बात तुम लोगों को। राजस्थान की जो प्रिंसिपल बेंच है हाई कोर्ट की, वो जोधपुर है। राजस्थान में दो हाई कोर्ट है, प्रिंसिपल बेंच जो है हाई कोर्ट की वो जोधपुर है, और एक बेंच और है जो उसकी सब्सिडरी बेंच है,
वो बेसिकली जयपुर में है। जयपुर राजस्थान का कैपिटल है और जोधपुर बहुत ज्यादा, बहुत कोर वेस्ट हो जाता है, मतलब बिल्कुल एंड हो जाता है राजस्थान का। एंड तो नहीं होता लेकिन लगभग लगभग एंड हो जाता है। तो फिर इस वजह से फिर 1980s के आसपास एक बेंच और बनाई गई जिसे जयपुर में स्टैब्लिश किया गया। जयपुर काइंड ऑफ मिड है और राजस्थान का जो जुरिडिक्शन है वो आधा आधा है, आधा कोटा जयपुर जो है उसके अंडर आता है और मेजर पोर्शन जो है वो जोधपुर के अंदर आता है, ऐसा है। तो मैं जोधपुर हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे कभी हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, कभी ट्रायल कोर्ट के। मेजर काम मैं ट्रायल कोर्ट में देखता हूँ और मेरी जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली वो कमर्शियल मैटर्स की प्रैक्टिस है। मैं क्रिमिनल बहुत कम देखते हैं हम लोग, मेरी जो प्रैक्टिस है वो कमर्शियल मैटर। अच्छा, मैंने पहले भी बताया होगा जो जीएसटी का डिपार्टमेंट है वो उसके हम पैनल एडवोकेट्स हैं। तो जब भी जीएसटी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में या जीएसटी डिपार्टमेंट को अगर किसी को के अगेंस्ट में लिटिगेशन करने का मतलब अगर कोई कोर्ट केस करना होता है ना, तो उस डिपार्टमेंट को हम जो है वो हम उसकी तरह एडवोकेट की तरह रिप्रेजेंट उसको करते हैं, डिपार्टमेंट के एडवोकेट। ठीक है, तो मेरे साथ जब तुम बात करोगे जीएसटी की तो शायद तुम्हारी क्लास वाली तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखता हूँ क्योंकि हम डेली बेसिस पे रोज के एक आध तो मैटर्स पढ़ते पढ़ते, तो मेरी लॉ जो है वो जीएसटी में बहुत ज्यादा कह सकते हैं अच्छी हो गई है जब से मैं प्रैक्टिस में आया हूँ। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो और जब आप पढ़ते हो ना तो बहुत फर्क होता है, चीजें बहुत थोड़ा अलग तरीके से काम करती हैं। ठीक है, ये जब तुम प्रैक्टिस में जाओगे तो तुम्हें भी थोड़ी चीजें समझ। चलो ये तो एक अलग बात हो गई, हम पढ़ रहे हैं टैक्स सर्विसेज के बारे में। अब आप अपने क्लाइंट को क्या क्या टैक्स सर्विसेज देते हो, आप अपने क्लाइंट के लिए क्या करोगे भाई? उसको टैक्स की क्या सर्विसेज देंगे, क्या सेवाएं देंगे? आप उसको टैक्स का रिटर्न प्रिपेयर करने में मदद कर सकते हो। आपको पता है टैक्स रिटर्न क्या होता है किसी को? नहीं पता? किसी को नहीं पता टैक्स रिटर्न क्या होता है? नहीं पता? हाँ या ना में तो बताओ, जवाब दो, कोई बात नहीं। जवाब दोगे तभी बताऊंगा। एक जन ने दिया जवाब, गर्विता, जूही, शिवांशी, वैदिक। नहीं पता टैक्स रिटर्न क्या होता है? नहीं पता? जूही पता है टैक्स रिटर्न किसको कहते हैं? नो सर। शिवांशी, वैदिक। हाँ सर, मतलब थोड़ा बहुत पता है कि जितना भी आपने मतलब जितना भी आपका इनकम है उसके ऊपर कुछ एक परसेंटेज फिक्स रहता है, उतना आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। टैक्स रिटर्न नहीं है वो तो टैक्स ही हो गया। देखो टैक्स रिटर्न क्या है, आपके ऊपर कितना टैक्स बनता है ये गवर्नमेंट आपको नहीं बताती है, आप खुद गवर्नमेंट को बताते हो। ये बात है ना? ये ऐसे जैसे मैंने इस साल कितना अर्न किया, ये मेरी गवर्नमेंट मुझे नहीं बताएगी, मैं मेरी गवर्नमेंट को बताऊंगा ना, कि मैं मेरी सरकार को बताऊंगा, सरकार मुझे बताएगी कि मैंने कितना कमाया। कौन बताएगा? सरकार अपन ये अपन सरकार को बताएंगे। गवर्नमेंट को। तो जिस जो स्टेटमेंट में गवर्नमेंट के साथ फाइल करूंगा कि भाई देखो मैंने इतना कमाया है और उसके ऊपर मेरा इतना टैक्स बनता है जो मैं ये जमा करा रहा हूँ, इसको टैक्स रिटर्न बोलते हैं। आई बात समझ में बेटा? क्लियर? ठीक है, एक स्टेटमेंट है जो आप प्रिपेयर करते हैं। तो जो प्रोफेशनल है, जैसे आप एसीसी अगर आप करते हो, सीए करते हो, इवन वो एडवोकेट्स, हम हमारे क्लाइंट्स को वो रिटर्न प्रिपेयर करने में मदद, क्योंकि वो क्लाइंट को इतना नॉलेज नहीं है ना टैक्स का इतना। आप लोग एक स्टार्ट कर सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करने से। अभी आपने इनकम टैक्स लॉ पढ़ना चालू किया क्या? इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी? अभी तो क्या 12th आपकी कंप्लीट हुई है, आप ना धीरे धीरे आप पढ़ोगे इनकम टैक्स के बारे में। तो आप खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चीजें सीख सकते हो। तो गवर्नमेंट आपको नहीं बताती, आप गवर्नमेंट को स्टेटमेंट फाइल करते हो कि भाई मेरे को इतनी इनकम हुई है या मेरा इतना सेल हुआ है। अगर जीएसटी का जैसे रिटर्न भरेंगे तो उसमें बताना पड़ेगा भाई मेरी सेल कितनी हुई है,
जिसमें मैंने कितना रिटर्न कलेक्ट किया, मैंने परचेज कितनी करी, उसका मेरे को बेनिफिट ये मिला, इनपुट इतना मिला। तो ये स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट वी आर फाइलिंग विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जिसमें ये स्पेसिफाइड है कि मेरा कितना इनकम हुआ है और कितना टैक्स बनता है, उसको हम टैक्स रिटर्न कहते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आई बात यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. तो आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। टैक्स कैलकुलेशन फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज, रिटर्न कोई और फाइल कर रहा है, खाली टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया ताकि आप अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज कर सको, उसकी भी होती है। टैक्स की प्लानिंग हो गई, और एडवाइस। टैक्स प्लानिंग का मतलब टैक्स चोरी करना में फर्क होता है। टैक्स की प्लानिंग करना और टैक्स की चोरी करने में फर्क है। अगर कोई इनकम मुझे हुई जो मैंने डिस्क्लोज नहीं करी और उस पर टैक्स बचा लिया, तो ये टैक्स की चोरी है। और टैक्स की प्लानिंग क्या है? कोई इनकम हुई जिसपे मेरा टैक्स लगता था, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये कहीं पे गिवन है कि इस इनकम को मैं अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा तो गवर्नमेंट मुझसे टैक्स नहीं लेगी। वो बाद में मैंने मेरे क्लाइंट को बताया कि भाई देख, ऐसे तू तेरा टैक्स बचा सकता है, इसको टैक्स प्लानिंग कहते हैं। फर्क समझ में आया टैक्स चोरी और टैक्स प्लानिंग में? Yes, sir. ठीक है। इंडिया में आधे से ज्यादा लोग लाइफ LIC तो सुना होगा आप लोगों ने, LIC सुना? यस सर। Yes, sir. इंडिया में आधे से ज्यादा लोग LIC इसलिए कराते हैं अपनी, क्योंकि जो प्रीमियम आप अपनी LIC लेने पे खर्च करते हो, उस प्रीमियम का आपको इनकम टैक्स के अंदर रिबेट मिलता है। मतलब जैसे मेरी अगर 10 लाख साल की इनकम है और मैंने लाख रुपए अगर प्रीमियम बचा है, तो मेरी इनकम गवर्नमेंट 9 लाख रुपए कंसीडर करेगी। ठीक, तो ये अब जनरली आम आदमी को ये सब चीजें नहीं पता होती। तो जो प्रोफेशनल होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ये लोग, या एडवोकेट्स होते हैं, या जो भी टैक्स प्रैक्टिशनर होते हैं, वो इस तरीके से अपने क्लाइंट का टैक्स बचाते हैं कि देखो यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, ये पॉलिसी खरीद लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये टैक्स आपका बच जाए। ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट के लिए टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, उसको एडवाइस कर सकते हो। वैल्यूएशंस है किसी पर्पस के लिए, टैक्स सर्विसेज के लिए। टैक्स का डिस्प्यूट है, अब जैसे हम लोगों के पास क्लाइंट आता है, कई बार उसका इनकम टैक्स अथॉरिटी से कोई डिस्प्यूट हो गया, नोटिस भेज दिया, तो उसके लिए हम लोग उसके लिए लिटिगेशन में जाते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ में। तो वो चीज होगी। क्लियर है, समझ में आई बात यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो फर्म शुड कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगेजमेंट, द लेवल ऑफ टैक्स एक्सपर्टीज ऑफ द क्लाइंट एम्प्लॉयज, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टैक्स रिजाइन। ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। देखो, टैक्स रिजाइन जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतनी चोरी हुआ करेगी टैक्स की। इंडिया में टैक्स रिजाइन को हमने कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाया है। अभी आप लोग तो मेरे ख्याल से 2000 के बाद के बॉन्ड होंगे ना, सब 2000 के बाद के बॉन्ड नहीं है यहाँ पर। यस सर। ठीक है। Yes. GST आए हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आप लोग छोटे ही होंगे। तो 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट जब आई, तब उसके बाद GST आया। GST को लाने के पीछे एक मेजर पर्पस ये था कि हमारे यहाँ पे इससे पहले हर स्टेट के अंदर टैक्सेशन का अपना खुद का सिस्टम था। ठीक है। तो अब जो बड़े बिजनेसेस हुआ करते थे, छोटा व्यापारी तो चलो उसको तो अपने स्टेट में बिजनेस करना है, वो कहाँ राजस्थान से बाहर जाएगा, कहाँ यूपी से बाहर जाएगा, कहाँ बाहर जाएगा। लेकिन जो बड़े बिजनेसेस थे उनको बहुत डिफिकल्टी आती थी, क्योंकि अब जैसे टाटा है या रिलायंस है, तो ये पूरे देश में बिजनेस करते हैं। इनके लिए टैक्सेशन बहुत चैलेंजिंग हो जाता था, क्योंकि हर स्टेट का अपना टैक्स का अपना कानून था। यस और नो? हो जाता होगा। तो फिर हमने उसका सिंप्लीफिकेशन किया GST से। हमने बोला कि भाई जब देश एक है, तो हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग टैक्सेशन की जो है वो कानून क्यों है, वो पॉलिसीज क्यों है। सो हमने सबको इंटीग्रेट कर दिया, और एक टैक्स वन नेशन की पॉलिसी के अंडर हमने GST। अब पूरे देश में एक ही जैसा टैक्स लगता है। अगर किसी चीज पर 18% टैक्स राजस्थान में, तो वही टैक्स यूपी में भी है, वही टैक्स MP में भी है, सब चीजें वैसी। लेकिन सब चीजों के बावजूद एक आध ऐसी चीजें जिनके ऊपर राज्य सरकारें तैयार नहीं है, और उसके ऊपर आज भी हर स्टेट में अलग अलग टैक्स लगता है, वो है अल्कोहल।
हर स्टेट में अल्कोहल किसी में महंगी होती है, किसी में सस्ती होती है। सुना है आप लोगों ने ये चीज? यस सर। शराब जो है किसी स्टेट में महंगी, Yes. किसी स्टेट में सस्ती। वो क्यों है? क्योंकि अभी भी, क्योंकि अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, बहुत पैसा गवर्नमेंट को मिलता है इससे। ठीक है, और सरकार को पैसा चाहिए भाई उसको काम कराने ये सब चीजें, तो इसलिए सब चीजों के लिए वो लोग मान गए। इकलौती एक दो चीजें जिसके लिए वो नहीं माने, एक पेट्रोल, दूसरा अल्कोहल के लिए वो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा भैया ये तो हम हमारे हिसाब से टैक्स करेंगे। गोवा आप चल जाओ, बहुत सस्ती है शराब। ठीक है, महाराष्ट्र आप चल जाओ, बहुत महंगी है शराब। दिल्ली आप चल जाओ, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं वहां, तो वो बेचारे मनीष सिसोदिया को और अब आम आदमी पार्टी की सरकार की स्थिति करके रख रखी है। तो हर स्टेट की टैक्सेशन की मैप पॉलिसी विद रिगार्ड्स टू अल्कोहल वो अलग अलग। ठीक है, आज भी। चलो, अब नाउ दी क्वेश्चन इज कि क्या ये करना चाहिए? अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए टैक्सेशन की सर्विसेज उसको दे रहा हूँ, तो क्या मुझे उसकी ऑडिट भी करनी चाहिए? क्या मुझे उसकी ऑडिट भी करनी चाहिए? इन जनरल तो आप बोलोगे नहीं करनी चाहिए सर, यस और नो? Yes. ठीक है, तो टैक्स रिटर्न भरना है कह रहे हैं, जनरली थ्रेट नहीं है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ही होता है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ टैक्स। तो मैंने क्या किया उसके अंदर? ठीक है भाई, टैक्सेशन आप अकाउंटिंग करके दोगे, आप बताओगे कि इनकम कितनी हुई, तो उसके ऊपर मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दूंगा या जीएसटी का रिटर्न फाइल कर दूंगा, वो चीज होगी। और अगर गलत होगा तो अथॉरिटी फिर बोल देगी भैया गलत भरा है आपने। लेकिन फिर भी नॉन लिस्टेड और लिस्टेड क्लाइंट के लिए अलग अलग पॉलिसी है। अगेन वही बात है, ऑडिट टीम जो है उसमें अलग अलग लोग काम कर सकते हैं। अब जो लोग ऑडिट करेंगे वो टैक्सेशन की सर्विसेज क्लाइंट को नहीं देंगे, दूसरे लोग आपको रखने पड़ेंगे जो आपके क्लाइंट को टैक्सेशन की सर्विस देंगे। मतलब कहने का मतलब है आप दे तो सकते हो, लेकिन टीम मेंबर्स अलग अलग होने चाहिए दोनों काम। आ गई बात समझ में? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, लिस्टेड क्लाइंट के लिए फिर से भी Yes. बात है कि फर्म को उनकी टैक्स कैलकुलेशन और ये सब चीजें नहीं करना चाहिए ना। where figures are material to the financial, where the figures are immaterial, the safeguard for non-listed client should be applied। अलग, हालांकि आपने कोई छोटा मोटा टैक्सेशन का सर्विस दिया भी है और उसके जो फिगर्स हैं वो इमटेरियल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ज्यादा महत्व उनका नहीं है, तो फिर आप अपने सेफगार्ड्स यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इवन यहाँ पे टैक्सेशन की सर्विसेज दे सकते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये जो है हमारा टैक्सेशन तक हो गया है। ठीक है, a firm shall not provide tax planning advisors to an audit claim when the effectiveness of the tax advice depends on a particular accounting treatment। अभी क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी टैक्स एडवाइस इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि किसी चीज को आप कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे ना, जैसे डेप्रिसिएशन है, पता है डेप्रिसिएशन के बारे में आप लोगों को? पता है या नहीं पता? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको थोड़ा कल कंटिन्यू करेंगे, मेरे घर पे कोई आ गया है ना, इसको अपन कल कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आया समझ में? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलो फिर आज इसमें ही खत्म कर रहे हैं, कल बाय, गुड नाइट।